नमस्कार साथियों, सर्वोत्तम कोचिंग क्लास D1M के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हमारी विशेष क्लास रहेगी, वो रहेगी ऑब्जेक्टिव क्लासेज। तो जैसे टॉपिक है बीकानेर राजवंश, चौहान राजवंश और 1857 की क्रांति। तो ये टॉपिक आने वाले राजस्थान के सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन है, औरंगजेब ने किस राजपूत शासक को माही मराठी की किताब से नवाजा था? तो ऑप्शन जैसे मिर्जा जय सिंह, ऑप्शन बी है महाराजा अनूप सिंह, ऑप्शन सी है राणा राज सिंह, ऑप्शन डी है जसवंत सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराजा अनूप सिंह। मिर्जा जय सिंह ये जयपुर के शासक थे और इन्होंने औरंगजेब की तरफ से शिवाजी के खिलाफ दक्षिण अभियान किया था। तो इन्होंने शिवाजी से पुरंदर की संधि की थी, पुरंदर की संधि 11 जून 1665 को। तो यहां पर औरंगजेब की तरफ से शिवाजी के खिलाफ दक्षिण भारत में जो राजस्थान का जो शासक गया था वो था मिर्जा जय सिंह, ये जयपुर के शासक थे। राणा राज सिंह ये मेवाड़ के शासक थे। तो इन्होंने मेवाड़ में औरंगजेब की धार्मिक नीति का विरोध किया था। वो राज सिंह थे मेवाड़ के। जसवंत सिंह ये जोधपुर के शासक थे। इन्होंने भी औरंगजेब के खिलाफ शासक बनने से पहले धर्मत के युद्ध में औरंगजेब के खिलाफ इन्होंने धर्मत का युद्ध लड़ा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराजा अनूप सिंह। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब से अंग्रेजों से सहायक संधि करने वाला बीकानेर का शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर का सूरत सिंह। थोड़ा सा मिस कर देंगे, सूरत सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरत सिंह। तो सूरत सिंह ने 1818 में अंग्रेजों से संधि की थी, अंग्रेजों से संधि। और इन्हीं सूरत सिंह के द्वारा बटनेर के किले का नाम, जिसे आज हनुमानगढ़ के नाम से जानते हैं, तो इन्होंने बटनेर के किले का नाम बदलकर हनुमानगढ़ किया था 1804 ईस्वी में। और फिर इन्होंने 1818 में अंग्रेजों से संधि कर ली थी। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसकी देखरेख में हुआ था? पहली बात तो बीकानेर के जूनागढ़ की बात करते हैं। जूनागढ़ का निर्माण बीकानेर में महाराजा राय सिंह ने करवाया था। इसका निर्माण हुआ था 1589 से 1594 तक। और ये हुआ था इनके ही प्रधानमंत्री करमचंद की देखरेख में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंत्री करमचंद। अगला क्वेश्चन है, 1857 क्रांति के समय बीकानेर के शासक कौन थे? तो इस पर बात करते हैं। ऑप्शन है स्वरूप सिंह, ऑप्शन बी है गंगा सिंह, ऑप्शन सी है सरदार सिंह और ऑप्शन डी है शार्दुल सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार सिंह। क्रांति के समय ये बीकानेर के शासक थे। बात करते हैं शार्दुल सिंह के बारे में। ये आजादी के समय बीकानेर के राजा रहे थे। गंगा सिंह, इन्होंने अंग्रेजों की सहायता की थी, इसलिए अंग्रेजों ने इनको केसर ए हिंद की उपाधि से नवाजा था। केसर ए हिंद। राजस्थान के राजपूत राजा जिनको अंग्रेजों ने केसर ए हिंद की उपाधि से नवाजा था, वो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह थे। स्वरूप सिंह मेवाड़ के भी शासक थे और एक स्वरूप सिंह बीकानेर की भी राजा हुई है। अगला क्वेश्चन है, अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला बीकानेर का शासक कौन था? तो पहली बात तो नागौर दरबार का आयोजन हुआ था 3 नवंबर 1570 को। 3 नवंबर 1570 नागौर दरबार का आयोजन हुआ था। नागौर दरबार, और ये लगाया गया था आई छत्रपुर। नागौर का पुराना नाम आई छत्रपुर है। तो आई छत्रपुर में इस नागौर दरबार का आयोजन किया गया था। और शुक्र तालाब के किनारे, शुक्र तालाब, इसका निर्माण करवाया था अकबर ने। अकबर ने शुक्र तालाब का निर्माण नागौर या आई छत्रपुर में करवाया था। और इसी के किनारे नागौर दरबार का आयोजन यहाँ पर अकबर ने किया था। और ये नागौर दरबार का आयोजन जिस राजपूत की दिमाग की उपज था वो जयपुर के थे बारमल जी। तो बारमल के कहने पर
ये जयपुर के शासक थे। तो जयपुर के बारमल के कहने पर अकबर ने 3 नवंबर 1570 को नागौर या छतरपुर शुक्र तालाब के किनारे नागौर दरबार का आयोजन किया था। इसमें अकबर ने सुलह कुल की नीति अपनाई थी, सुलह कुल की नीति। तो इस दरबार में कई राजपूत शासक आए थे। तो यहां पर बीकानेर से जो शासक आया था वो कल्याणमल था। कल्याणमल ये बीकानेर से आए थे और इनके साथ इनके 2 बेटे, एक का नाम राय सिंह था और एक का नाम था पृथ्वीराज राठौड़। तो ये भी इनके साथ अपने पिताजी के साथ कल्याणमल जी के साथ नागौर दरबार में आए थे। तो इनको अकबर ने 2 साल तक 1572 से 1574 तक जोधपुर का प्रशासक बनाया था। यहां पर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है अकबर ने किस राजपूत शासक को जोधपुर का प्रशासक बनाया था या जोधपुर का किला सुपुर्द कर दिया था, वो थे बीकानेर के राज सिंह। तो ये अपने पिताजी के साथ 1570 में नागौर दरबार में उपस्थित थे। इसी दरबार में कल्याणमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। तो कल्याणमल मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाले भी पहले राजा है और अफगानों की अधीनता स्वीकार करने वाले भी पहले शासक यही थे। इन्होंने अफगान शासक शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की थी, शेरशाह सूरी। और शेरशाह सूरी के साथ इन्होंने गिरी सुमेल के युद्ध में मारवाड़ के शासक मालदेव के खिलाफ इन्होंने इसी युद्ध में शेरशाह सूरी का साथ भी दिया था। तो कल्याणमल था और कल्याणमल के साथ मेड़ता के वीरमदेव जी भी थे। तो वीरमदेव कल्याणमल ने गिरी सुमेल के मैदान में शेरशाह सूरी का साथ दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कल्याणमल। 1570 में नागौर दरबार में इन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। अगला क्वेश्चन है राती घाटी का युद्ध कब हुआ था, इस पर बात करते हैं। ऑप्शन ए है 1526, ब है 1527, स है 1529 और ड है 1534। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1534। बात करते राती घाटी युद्ध के बारे में। राती घाटी, जहां पर राती घाटी के मैदान है वहां पर आज बीकानेर बसा हुआ है। तो बीकानेर इसी राती घाटी के मैदान में बसा हुआ है। तो ये बीकानेर का पहला नाम था जंगल प्रदेश, पुराना नाम जंगल प्रदेश है और जंगल प्रदेश के अलावा इसको राती घाटी भी कहा जाता था। तो राती घाटी या जंगल प्रदेश, इस क्षेत्र में राती घाटी युद्ध लड़ा गया था 1534 में और ये हुआ था बीकानेर के राव जेत सिंह और हुमायूं का भाई था कामरान। तो कामरान ने अपने साम्राज्य का विस्तार उत्तर राजस्थान की तरफ करने के लिए यहाँ पर बीकानेर के शासक राव जेत सिंह से युद्ध किया था और उस युद्ध का नाम था राती घाटी का युद्ध। इसमें कामरान की हार हुई थी और इसमें राव जेत सिंह युद्ध जीत गए थे। बात करते हैं 1526 में, इस डेट का भी इतिहास में विशेष महत्व रहा है। जैसे 1526 में इतिहास का बड़ा युद्ध हुआ था, पानीपत का पहला युद्ध, बैटल ऑफ पानीपत, यह हुआ था 1526 में, 21 अप्रैल 1526 को हुआ था ये। बात करते हैं 1527 की, यहां पर खानवा का युद्ध हुआ था। खानवा का युद्ध यह हुआ था 17 मार्च 1527 को। बात करते हैं 1529 को, यहां पर इस समय हुआ था घाघरा का युद्ध, घाघरा का युद्ध, और यह हुआ था 1529 में। इन तीनों युद्धों का विशेष संबंध रहा है बाबर से। तो मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर, ये तीनों युद्ध बाबर के जीवन से संबंधित है। पानीपत का युद्ध 1526 में, खानवा का 27 में, फिर 28 में एक युद्ध और होता बाबर, उनका भी संबंध है, वो चंदेरी का युद्ध है। तो चंदेरी, पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा, इन चारों युद्धों का संबंध बाबर से रहा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1534। राती घाटी का 1534 में होता राव जेत सिंह और कामरान के मध्य। भारत के किस शासक को आधुनिक भारत का भागीरथ कहा जाता है? ऑप्शन है राव बिका, ऑप्शन ब है महाराजा गंगा सिंह, ऑप्शन स है राज सिंह, ऑप्शन ड है स्वरूप सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराजा गंगा सिंह। बीकानेर के शासक महाराजा गंगा सिंह का राजस्थान के क्षेत्र में विशेष योगदान रहा है। तो इन्होंने राजस्थान क्षेत्र में सबसे पहले गंगा नदी का पानी यही लेकर आए थे। जिस प्रकार से राजा भागीरथ गंगा नदी को हमारी धरती पर अवतरित किया था, उसी प्रकार से गंगा सिंह राजस्थान में गंग नहर लेकर आया है। गंग नहर,
ये लेके आया था 1927 में। तो गंग नहर आई थी हमारे राजस्थान में 1927 में, और इनके संस्थापक थे गंगा सिंह जी। तो इसीलिए गंगा सिंह को राजपुताने का भागीरथ या आधुनिक भारत का भागीरथ कहा जाता है इनको। तो इनका जो विशेष योगदान था वो अंग्रेजों का था। तो इन्होंने अंग्रेजों के साथ प्रथम विश्व युद्ध और दूसरे युद्ध में दोनों में अंग्रेजों का साथ दिया था, और अंग्रेजों ने इनको केसर हिंद की उपाधि से नवाजा था। केसर हिंद की उपाधि से इनको नवाजा गया था। ये राजस्थान के एकमात्र राजपूत शासक है जिनको अंग्रेजों ने केसर हिंद की उपाधि से नवाजा है। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर के लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर किसने बनवाया था? तो गंगा सिंह है, राव लोणकरण है, राय सिंह है, अनूप सिंह है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राव लोणकरण। तो बात करते लक्ष्मीनाथ जी के बारे में। तो लक्ष्मीनाथ जी उसी प्रकार से है जिस प्रकार से मेवाड़ में एकलिंगनाथ जी थे, जिस प्रकार से आमेर में गोविंद देव जी थे, जिस प्रकार से आमेर के शासकों के कुल देवता गोविंद देव जी है, जिस प्रकार से मेवाड़ के शासकों कुल देवता एकलिंगनाथ जी, उसी प्रकार से बीकानेर में शासकों के जो कुल देवता थे वो लक्ष्मीनाथ जी है। तो इनका मंदिर बनाया था राव लोणकरण ने। अगला क्वेश्चन है, आजादी के समय बीकानेर का शासक कौन था? तो आजादी के समय बीकानेर के जो शासक थे वो थे शार्दुल सिंह। ये 1947 में बीकानेर के राजा है। एकीकरण के समय भी यही थे, एकीकरण। और ध्यान देने वाली बात यह है कि एकीकरण के समय राजस्थान का पहला शासक जिसने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था वो भी यही था। विलय पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर करने वाला राजपूत राजा वो शार्दुल सिंह था। इन्होंने हस्ताक्षर किए थे 7 अगस्त 1947 को, और अंतिम हस्ताक्षर करने वाले थे धौलपुर के उदयभान सिंह। धौलपुर के उदयभान सिंह ने अंतिम हस्ताक्षर किए थे, वो थे 14 अगस्त को किए थे, 14 अगस्त 1947 को। तो यहाँ पर शार्दुल सिंह, ध्यान देने वाली बात है कि आजादी के समय शासक थे। इसके अलावा एकीकरण के बारे में पूछे तो तभी वही है। और विलय पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर करने वाला प्रथम राजपूत शासक या प्रथम रियासती शासक था वो शार्दुल सिंह था। तो आजादी के समय बीकानेर के शार्दुल सिंह जी थे। अगला क्वेश्चन है, मतिराड़ी राड़ नामक युद्ध कब हुआ था? तो 1544, 1527, 1644, 1576। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1644 में। यहां पर मतिराड़ी राड़ ये युद्ध है, ये बीकानेर और नागौर रियासत के बीच की लड़ाई है। बीकानेर के शासक थे कर्ण सिंह, बीकानेर के शासक कर्ण सिंह, और नागौर के शासक है अमर सिंह राठौड़। अमर सिंह राठौड़, इन दोनों शासकों के बीच का ये युद्ध है जिसको मतिराड़ी राड़ के नाम से जानते हैं। ये युद्ध हुआ था 1644 में। यहां पर मतिरे की बेल को लेकर विवाद हो गया था, 2 खेतों के बीच में विवाद था, जो विवाद धीरे धीरे 2 गांव में पड़ गया था। यहां पर बीकानेर गांव था सिलवा गांव, और नागौर का जो गांव था वो था जोखनिया गांव। तो यहाँ पर 2 गांव के किसान, जोखनिया और सिलवा गांव के किसान आपस में, एक मतिरे की बेल थी जो बीकानेर के खेत में थी, जो मतिरा लगा था वो जोखनिया खेत वाले किसान के खेत में लग गया था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1644 में। 1544 की बात करते हैं तो इस समय युद्ध हुआ था गिरी सुमेल का युद्ध। गिरी सुमेल का युद्ध यह हुआ था मारवाड़ के मालदेव, और दिल्ली का शासक था शेरशाह सूरी। इस पर मैं बता चुका हूं। शेरशाह सूरी का साथ देने वाले 2 राजपूत राजा, एक तो मेरतक वीरमदेव था, एक शेरशाह सूरी के साथ देने वाला बीकानेर के शासक कल्याणमल। कल्याणमल बीकानेर का वह शासक है जिसने मुगल और अफगानों की दोनों की अधीनता स्वीकार की है। 1527 में मैंने बताया था खानवा का युद्ध हुआ था, और 1576 में हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। खानवा युद्ध में बाबर व राणा सांगा आमने सामने थे, और हल्दी घाटी युद्ध में प्रताप और अकबर की सेना आमने सामने थी।
अगला क्वेश्चन है बीकानेर में रतन बिहारी का मंदिर किसने बनाया? यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो देखो यहां पर रतन सिंह आपके सामने है, तो यहां पर थोड़ा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराजा रतन सिंह। तो महाराजा रतन सिंह ने बीकानेर में रतन बिहारी का मंदिर बनाया है। राव रतन सिंह चित्तौड़ के या यूं कहे तो मेवाड़ के गुहिल शाखा के अंतिम शासक है, गुहिल या रावल शाखा के अंतिम शासक है। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी से लड़ते हुए शहीद हो गए थे, वो राव रतन सिंह है। राणा रतन सिंह की बात करते हैं, ये संग्राम सिंह जी के बेटे हैं। संग्राम सिंह के बाद मेवाड़ का अगला शासक बनता तो राणा रतन सिंह बनता। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, अभी हाल में एग्जाम हुई उसमें ये क्वेश्चन आया था, संग्राम सिंह जी के बाद मेवाड़ के शासक कौन बने थे, तो वो राणा रतन सिंह थे। यहाँ रतन सिंह का शासनकाल 1528 से लेकर 1531 तक है। रतन सिंह चुंडावत ये मेवाड़ के शासक राणा राज सिंह के प्रमुख सेनापति थे, ये सलूम्बर के थे चुंडावत, और ये वही है जिनकी पत्नी ने इनको अपनी गर्दन काट कर, अपना सर काट कर इनको दे दिया था वो निशानी के रूप में। तो चुंडावत मांगे सेनानी, सिर काट दे दियो छत्रानी। तो यहाँ पर चुंडावत वो यही है जिसने सेनानी मांगी थी और निशानी रूप में इनको सर काट के दे दिया था इनकी पत्नी, वो सहेल कंवर थी। अगला क्वेश्चन है बीकानेर का पूरा नाम क्या था? तो यहाँ पर बीकानेर का पूरा नाम हो जाएगा जांगल प्रदेश। जांगल प्रदेश या यूं कहे तो राती घाटी, ये बीकानेर जहां पर बसा हुआ इनके पुराने नाम थे। और जांगल प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी अहिछत्रपुर, इसकी राजधानी थी अहिछत्रपुर। प्रागवाट ही मेवाड़ का पूरा नाम है, मेवाड़ का प्राचीन नाम। सपारलक्स है, या यूं के सांबर का इसको बोल सकते हो, सांबर का क्षेत्र, या इनको शाकंभरी का क्षेत्र बोल सकते हो। और यहां पर चौहानों का मूल केंद्र है, ये चौहानों का मूल केंद्र ये सपारलक्स के चौहान है, जहां से चौहान राजवंश हमारे राजस्थान से चारों तरफ फैल गया था। सबसे पहला ये मूल केंद्र ही सपारलक्स है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जांगल प्रदेश, और जांगल प्रदेश की राजधानी अहिछत्रपुर। अहिछत्रपुर, इसके अलावा यहाँ पर सांबर के चौहानों की राजधानी भी अहिछत्रपुर हुआ करती थी। अगला क्वेश्चन है, साथियों अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करें। तो अगला क्वेश्चन है, कौन राजपूत शासक था जिन्होंने लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह। तो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह बहुत बड़े शासक हुए थे अपने समय में, यहाँ पर गंगा सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते गोलमेज सम्मेलन क्या थे, तो इनका आयोजन हुआ था लंदन में। लंदन में इनका आयोजन हुआ था 1930, 1931, 1932। ये वह समय जब तीनों गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था। इन सम्मेलन में बीकानेर के गंगा सिंह ने तीनों में भाग लिया था। स्वाई माधो सिंह द्वितीय, ये भी 1902 में वहां के राजकुमार थे एडवर्ड सप्तम। एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक समारोह में ये वहां गए थे और अपने साथ लेकर गए थे गोविंद देव जी की मूर्ति, गोविंद देव जी। इसके अलावा गाय को साथ लेकर गए थे। इसके अलावा गंगा नदी का पानी, गंगा जल वहां लेकर गए थे, और गंगा जल जिस बर्तन में लेकर गए थे उसको बोलते हैं गंगा जली। तो गंगा जली में ये पानी भरा था, हजारों लीटर पानी था, और बड़े बड़े घड़े यहाँ पर इन्होंने बनवाकर उसमें पानी डलवाकर ये लंदन लेकर गए थे। और एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक समारोह में ये उस समय गए थे। राणा राज सिंह ये मेवाड़ के राजा रहे। राज सिंह का विरोधी शासक मेवाड़ से कोई था, वो राज सिंह था। राव बीका, इन्होंने बीकानेर में राठौड़ वंश की स्थापना की थी, राठौड़ वंश, और इन्होंने की 1465 में। और बीकानेर की स्थापना भी इन्होंने की थी, बीकानेर की स्थापना की थी 1488 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला, तीनों में भाग लेने वाला शासक कोई था, वो गंगा सिंह ही थे। और अंग्रेजों ने इनको
केसर हिंद की उपाधि से नवाजा था। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने किस राजपूत शासक को केसर हिंद की उपाधि से नवाजा था? तो बात आ गई वापस वही, तो केसर हिंद की उपाधि के बारे में हम बात कर चुके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराजा गंगा सिंह। तो गंगा सिंह को यहाँ पर अंग्रेजों ने केसर हिंद की उपाधि से नवाजा था। अंग्रेजों ने सितार हिंद की उपाधि से भी एक शासक को नवाजा था, सितार ए हिंद। तो वो शासक थे जयपुर के सवाई राम सिंह सेकंड। जयपुर के सवाई राम सिंह सेकंड क्रांति के समय अंग्रेजों को इन्होंने अमूल्य योगदान दिया था अंग्रेजों को, इसलिए अंग्रेजों ने इनको उस समय सितारे हिंद की उपाधि से यहाँ पर जयपुर के सवाई राम सिंह को नवाजा गया था। और बीकानेर के शासक गंगा सिंह को इन्होंने केसरी हिंद की उपाधि से नवाजा था। केसरी हिंद की उपाधि को गंगा सिंह के अलावा यहाँ पर गांधी जी को भी नवाजा था, महात्मा गांधी। गांधी जी को भी अंग्रेजों ने केसरी हिंद की उपाधि से नवाजा था। अगला क्वेश्चन है, किस राजपूत शासक को राजपूताने का कर्ण कहा गया है? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर के राय सिंह को। तो राय सिंह ने यहां पर बीकानेर में जूनागढ़ का किला बनाया था। करमचंद इनका प्रधानमंत्री था, उनकी देखरेख में 1589 से 1554 में तक इसका निर्माण हुआ था। इसको राती घाटी किला भी कहा जाता है, राती घाटी का किला। तो इसी जूनागढ़ को जमीन का जेवर भी कहा जाता है, जमीन का जेवर। तो इन राय सिंह को मुंशी देवी प्रसाद ने तो मुंशी देवी प्रसाद ने बीकानेर के शासक महाराजा राय सिंह को राजपूताने का कर्ण कहा है। राजपूताने का कर्ण यहाँ पर मुंशी देवी प्रसाद इनको कहा है। अगला क्वेश्चन है, किस राजवंश के शासकों ने जाल के वृक्ष को अपने सिक्कों पर अंकित करवाया था? तो यहाँ पर बीकानेर, जोधपुर, आमेर, चौहान। तो यहाँ पर राजवंश की बात की गई है यहाँ पर। तो बीकानेर राजवंश के शासकों ने अपने सिक्कों पर जाल का वृक्ष अंकित करवाया है। बात करते हैं जाल के वृक्ष की, यहाँ पर किस प्रकार से बीकानेर के शासकों के मध्य उपयोगिता थी। तो यहाँ पर बीकानेर के शासकों ने जाल के वृक्ष को अपने सिक्कों पर अंकित करवाया है। तो जाल का वृक्ष है वो जसनाथ संप्रदाय का पवित्र वृक्ष माना जाता है, जसनाथ संप्रदाय का। तो जसनाथ संप्रदाय के संस्थापक थे वो जसनाथ जी महाराज थे, जसनाथ जी महाराज। और जसनाथ जी महाराज का मूल नाम था जसवंत। तो जसनाथ जी महाराज के आशीर्वाद से बीकानेर में एक राजा हुए थे जो शासक बनते राव लूणकर्ण। तो राव लूणकर्ण जसनाथ जी महाराज के आशीर्वाद से बीकानेर के राजा बने थे। इसी प्रकार उन्होंने अपने सिक्कों पर, या बीकानेर के शासकों ने अपने सिक्कों पर जाल का वृक्ष अंकित करवाया था, जो जसनाती संप्रदाय का पवित्र वृक्ष माना जाता है। ये पवित्र वृक्ष है, ये जाल का वृक्ष जसनाती संप्रदाय का पवित्र वृक्ष माना जाता है। जसनाती संप्रदाय में जो नियमों की संख्या वो 36 है। अगला क्वेश्चन है, जांगल प्रदेश में राठौड़ वंश की स्थापना कब हुई थी? तो 464, 1488, 1818, 1947। तो इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, यहां पर 1465 ईस्वी है। तो बीकानेर या जंगल प्रदेश में राठौड़ वंश की स्थापना हुई थी 1465 में, और ये की थी राव बीकानेर। राव बीकानेर यहाँ पर राठौड़ वंश की स्थापना की थी। और यहाँ पर करणी माता के आशीर्वाद से यहाँ पर स्थापना की थी, करणी माता। ये चारण समाज की कुलदेवी है, चारण समाज की कुलदेवी। इनका मंदिर वो देश में बना हुआ है। इनके मंदिर को चूहों का स्वर्ग कहा जाता है।
तो ये बीकानेर के शासक हुए रणमल, सॉरी जोधपुर के शासक हुए रणमल, ये जोधपुर के शासक थे। तो कहनी माता जोधपुर के शासक रणमल की धर्म बहन हुआ करती थी, धर्म बहन, तो धर्म बहन थी, इसलिए बीका यहाँ पर कहनी जोधपुर छोड़कर बीका करनी माता के पास आता है, और करनी माता के आशीर्वाद से बीकानेर 1465 में जहां पर जंगल प्रदेश था वहां राठौड़ वंश की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1465 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है बीकानेर में कौन जसनाथ जी महाराज के आशीर्वाद से शासक बने, तो इस पर हम बात कर चुके हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर के राव लूणकरण। तो यहाँ पर राव लूणकरण जी थे, वो बीकानेर के शासक बनते जसनाथ जी महाराज के आशीर्वाद से। तो जसनाथ जी महाराज, इन्होंने जसनाथी संप्रदाय की स्थापना की थी, जिसमें कुल 36 नियम, और जसनाथी महाराज के जो अनुयायी है वो अग्नि नृत्य करते हैं। तो ध्यान देने वाली बात यह, अग्नि नृत्य किस संत के अनुयायी या किस संप्रदाय के अनुयायी, यहाँ पर जसनाथी या किस संप्रदाय के अनुयायी अग्नि नृत्य करते हैं, वो हो जाएगा जसनाथी संप्रदाय के। इसमें नियमों की संख्या 36 है, और अग्नि नृत्य का उद्गम है वो कत्रियासर गांव है। तो कत्रियासर गांव बीकानेर, ये अग्नि नृत्य का यहाँ पर उद्गम माना जाता है। अग्नि नृत्य में जो अनुयायी है अंगारों पर नृत्य करते हैं, और उन अंगारों को कहा जाता है मतीरा। और यहाँ पर जिस शब्द का वाचन करते हैं वो पते पते, तो ये भी कई बार पूछा हुआ है किस नृत्य में फते फते शब्द का वाचन किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य उद्गम पूछे तो कत्रियासर गांव है, यहाँ पर कत्रियासर गांव में अग्नि नृत्य का संबंध किस संप्रदाय से है, तो जसनाथी संप्रदाय है। जसनाथी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो जसनाथ जी महाराज है, और जसनाथ जी महाराज के आशीर्वाद से बीकानेर में कौन शासक बने थे, वो हो जाएगा राव लूणकरण। तो अगला क्वेश्चन है बीकानेर के किस शासक ने चूरू पर आक्रमण किया था, जहां से बाद में चांदी के गोले दागे गए थे, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर के थे सूरत सिंह जी। थोड़ा सा यहाँ पर मिस प्रिंटिंग, सूरत सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सूरत सिंह। सूरत सिंह ने 1814 में चूरू पर आक्रमण किया था, और चूरू के सामंत थे शिवजी सिंह। तो यहाँ पर शिवजी सिंह के नेतृत्व में चूरू की सेना ने, जहां पर युद्ध से संबंधित सामग्री समाप्त होने के बाद में यहाँ की सेना ने चूरू के किले से चांदी के गोले दागे थे। ये क्वेश्चन कई बार पूछा, तो देखो थोड़ा ओल्ड हो गया, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, यहां से चांदी के गोले दागे गए थे। तो वो आक्रमण करने वाले थे, बीकानेर के शासक थे सूरत सिंह, और सूरत सिंह के समय ही 1804 में इन्होंने बटनेर को मंगलवार के दिन जीता था, और इसका नाम रख दिया था हनुमानगढ़। और इन्होंने 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली थी, या अंग्रेजों से संधि कर ली थी। चौहानों की नाडोल शाखा कहां स्थापित थी, तो पाली, सिरोही, गागरोन या जालोर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये नाडोल शाखा जहां पर स्थापित थी वो पाली है। तो चौहानों की जो नाडोल शाखा है ये पाली में स्थापित हुई थी। सिरोही में चौहानों की जो शाखा थी वो थी देवड़ा शाखा। पाली में नाडोल, गागरोन में जो शाखा थी वो खिंची शाखा है, और जालौर में जो शाखा है वो सोनगरा शाखा है, सोनगरा। इस प्रकार चौहानों का जो मूल केंद्र था वो सपाटलक्स या सांबर, तो ये चौहानों का मूल उत्पत्ति स्थल है। और इसी स्थान से बाद में चौहान पूरे राजस्थान में एक के बाद एक स्थान पर फैल गए थे। तो यहाँ पर पाली में नाडोल थे, सिरोही में देवड़ा है, गागरोन में खिंची है, और जालौर में थी वो सोनगरा है। अगला क्वेश्चन है चौहानों की कुलदेवी है, तो आशापुरा माता, आई माता, नागनीची माता या करणी माता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आशापुरा माता। तो आशापुरा माता ये चौहानों की कुलदेवी है। यहां पर आई माता है, ये सिरवी समाज की कुलदेवी है, सिरवी समाज। नागनीची माता है
ये राठौड़ की कुल देवी है, राठौड़। और करणी माता है, ये चारण समाज की कुल देवी है, चारण समाज, ये कुलदेवी करणी माता है चारण समाज की। और करणी माता साथ में बीकानेर शासकों की भी इष्ट देवी है, बीकानेर शासकों की इष्ट देवी। तो ये नागनी माता, ये बीकानेर के चाहे राठौड़ देश में कहीं पर है, राठौड़ की कुलदेवी ये नागनी माता ही रहेगी। इसमें चाहे बीकानेर के पूछे, चाहे जोधपुर के पूछे, या मारवाड़ के राठौड़ पूछे, या राजस्थान के राठौड़ की कुलदेवी पूछे, वो नागनी माता है। आई माता श्री समाज की है, चौहानों की कुलदेवी वो आशापुरा माता है, और करणी माता है वो चारण समाज की कुलदेवी है। और साथ में करणी माता है वो बीकानेर के राठौड़ों की इष्ट देवी या आराध्य देवी भी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमिलित नहीं है? तो यहाँ पर अजमेर है, एक तरफ शहरों के नाम दिए हुए, और दूसरी तरफ है इनकी स्थापना जो तिथि है वो यहाँ पर दी हुई है। तो यहाँ पर अजमेर की स्थापना 1113 में हुई थी, ये सही है। बीकानेर की स्थापना 1488 में, ये भी सही है। जयपुर की स्थापना 1727, ये भी ठीक है। उदयपुर की स्थापना 1459, हाँ तो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक दिखाई गई है। तो यहाँ पर उदयपुर की स्थापना हुई थी, वो हुई थी 1559 में, और स्थापना करने वाले थे राणा उदय सिंह। तो राणा उदय सिंह ने 1559 में उदयपुर शहर की स्थापना की थी। और 1459 का जो महत्व है वो जोधपुर से जुड़ा हुआ है। जोधपुर की स्थापना हुई थी 1459 में, जोधपुर के राजा राव जोधा ने जोधपुर की स्थापना की थी 1459 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुमिलित नहीं है, तो यहाँ पर उदयपुर सुमिलित नहीं है। तो अजमेर की स्थापना की थी अजयराज ने, अजयराज चौहान ने अजमेर की स्थापना की थी। बीकानेर की स्थापना राव बीकानेर की थी, और जयपुर की स्थापना की थी सवाई जय सिंह ने, सवाई जय सिंह ने। यहाँ पर जयपुर की स्थापना 1727 में की थी। जयपुर भारत का प्रथम आधुनिक नगर है, भारत का प्रथम आधुनिक नगर, बिल्कुल ठीक सिंधु सभ्यता की तर्ज पर बसा हुआ है। जिस प्रकार से सिंधु सभ्यता विकसित हुई थी, उसी प्रकार से जयपुर जो बसा हुआ वो सिंधु सभ्यता की तर्ज पे ही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर। अगला क्वेश्चन है, चौहानों का पितृहंता किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा जगदेव को। ये थे अर्णोराज के पुत्र, अर्णोराज। तो अर्णोराज के पुत्र जगदेव ने अर्णोराज की हत्या कर दी थी, इसलिए हत्यारा कौन हो गया? यहाँ पर हत्यारा हो गया जगदेव। तो जगदेव इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिस प्रकार से मेवाड़ में पितृहंता उदा था, उदा ने अपने पिता कुंभा की हत्या की थी, तो मेवाड़ का पितृहंता हो गया उदा। मेवाड़ का पितृहंता ये थे उदा या उदयकर्ण। इन्होंने अपने पिता कुंभा की हत्या की थी, इसलिए ये मेवाड़ के पितृहंता है। मारवाड़ की बात करें तो मालदेव, राव मालदेव, यहां पर इन्होंने अपने पिता गंगा की हत्या की थी, इसलिए मारवाड़ के पहले पितृहंता या राठौड़ों के पितृहंता कौन है? वो मालदेव है, ये प्रथम है। इसका मतलब एक और है, तो वो थे अजीत सिंह के पुत्र बख्त सिंह। तो बख्त सिंह मारवाड़ का दूसरा पितृहंता है। यहाँ पर एक पुत्र अपने पिता को मारा, मतलब पितृहंता है। उसी प्रकार से यहाँ पर चौहानों में पितृहंता की बात करें तो जगदेव थे, जगदेव ने अपने पिता अर्णोराज की हत्या की थी, इसलिए अर्णोराज के बेटे जगदेव यहाँ पर पितृहंता शासक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चौहानों की आराध्य देवी मानी जाती है? तो यहाँ पर आराध्य देवी की बात की, न कि कुल देवी की। कुल देवी है चौहानों की वो आशापुरा माता है, आशापुरा माता। और चौहानों के एक बड़े शासक थे विग्रहराज सेकंड, विग्रहराज सेकंड। तो इन्होंने बड़ौच गुजरात में
बड़ौज, आज का भरूच कह सकते हो इसको। तो गुजरात में वीरराज सेकंड ने आशापुरा माता का मंदिर बनवाया था, और चौहानों के वीरराज सेकंड शासक इनका नाम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीण माता। तो जीण माता चौहानों की आराध्य देवी मानी जाती है। यहां पर सुगाली माता की बात करते हैं। सुगाली माता आहुआ के ठाकुर की कुल देवी है, आहुआ के ठाकुर। इस लोकदेव का क्रांति के समय विशेष महत्व रहा है, क्योंकि इनको क्रांति के समय क्रांतिकारी में जोश भरने वाली देवी माना जाता है। तो यहाँ पर आहुआ के जो विद्रोही थे, जो हमारे देशवासी जो क्रांतिकारी थे, उनमें जोश भरने का काम जिस देवी ने किया था वो सुगाली माता है। इनके 10 सिर है और 54 हाथ है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है किस कौन सी देवी के 10 सिर 54 हाथ है, तो वो सुगाली माता है, जो आहुआ के ठाकुरों की कुलदेवी मानी जाती है। आई माता की बात करें तो ये सिरवी समाज की कुलदेवी है, सिरवी समाज। करणी माता है, ये मैंने बता दिया चारण समाज की कुलदेवी, या राठौड़ों की, बीकानेर के राठौड़ों की इष्ट देवी भी है। अगला क्वेश्चन है अन्ना सागर झील का निर्माण करता कौन है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि ऑप्शन पहला है उदय सिंह है, अर्णोराज है, राज सिंह है और जय सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सॉरी अजमेर में ये झील बनी हुई है, अजमेर में। और इस झील का निर्माण हो गया था अर्णोराज ने। इनको आना जी भी कहा जाता है या अन्ना जी, इसलिए इसका नाम आना सागर है। तो इन्होंने अजमेर में आना सागर झील का निर्माण किया था। उदय सिंह ने भी एक झील बनाई थी, उदय सागर, और ये बनाई थी उदयपुर में। राजस्थान में सर्वाधिक झीलें जहां है वो उदयपुर ही है, इसलिए उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। तो यहाँ पर उदय सिंह जी ने उदय सागर झील का निर्माण करवाया था उदयपुर में। राज सिंह ने राजसमंद झील बनाई थी। जय सिंह ने जयसमंद झील बनाई थी। जयसमंद झील राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील है। ये राजस्थान की कृत्रिम मीठे पानी की झील पूछे तो ये जय सिंह ने बनाई थी जयसमंद। ये मीठे पानी की कृत्रिम सबसे बड़ी झील है राजस्थान की। भारत की सबसे बड़ी झील है वो वुलर झील है, जो जम्मू कश्मीर में बनी हुई है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील है भारत में। अगला क्वेश्चन है किस शिलालेख के अनुसार यह जानकारी मिलती है कि सांभर झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया था। तो यहां पर ऑप्शन ए मानमोरी, दूसरा ऑप्शन है गोसुंडा, तीसरा ऑप्शन है बिजोलिया और आपके सामने चौथा ऑप्शन है बाबरू। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख भीलवाड़ा में है और ये 1170 ईस्वी का है। और इसमें राजस्थान के जितने भी वर्तमान के जो क्षेत्र है उनके प्राचीन नाम की जानकारी इसमें मिलती है। राजस्थान के क्षेत्रों के प्राचीन नाम, जैसे जालोर का नाम जाबालीपुर है, नागौर का नाम अहिछत्रपुर है, जिस प्रकार से बिजोलिया का नाम विजयावली मिलता है, जिस प्रकार से बीकानेर का जंगल प्रदेश है। तो इन प्राचीन संबंधित नामों की जानकारी हमें बिजोलिया शिलालेख में मिलती है। ये भीलवाड़ा में है। ये सोमेश्वर चौहान के समय का है। सोमेश्वर चौहान जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिताजी हुए थे, तो उनके समय का ये शिलालेख है जिसको बिजोलिया शिलालेख हम मानते हैं। और इसी में चौहानों के बारे में इनकी गोत्र बताई गई, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। वत्स गोत्रीय ब्राह्मण चौहानों को कहा गया है। तो इनको ब्राह्मण मानने वाला जो शिलालेख है वो ये बिजोलिया शिलालेख है। वत्स गोत्रीय ब्राह्मण इनको यहाँ पर चौहानों को बताया गया इस शिलालेख में। और इसी शिलालेख में चौहानों के शासक वासुदेव के बारे में ये कहा गया कि सांभर झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया था। लेकिन सांभर झील वास्तव में बात करें ये प्राकृतिक झील है और ये 33 सागर का अवशेष मान जाती है। भूगोल की दृष्टि से 33 सागर का अवशेष है। और ये
आंतरिक भाग में स्थित देश की सबसे बड़ी झील मानी जाती है वो सांबर झील है। ये सबसे खारी झील भी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है तुमुल का युद्ध कब हुआ था? यहाँ पर बात तुमुल के युद्ध की गई। तो जैसे तुमुल के युद्ध की बात करें तो ये हुआ था 1182 में। ये किन दो शासकों के बीच का युद्ध था, इस पर बात करते हैं। एक थे पृथ्वीराज चौहान, तृतीय, और इनके सामने थे परमादित्य चंदेल। परमादित्य चंदेल ये महोबा शासक है, महोबा का चंदेल शासक है। और पृथ्वीराज चौहान अजमेर या दिल्ली के शासक थे। हमारे देश के अंतिम हिंदू शासक की बात करें वो भी पृथ्वीराज चौहान ही थे। तो इनके दोनों के बीच में 1182 में युद्ध हुआ था जिसको तुमुल का युद्ध बोलते हैं। तुमुल का युद्ध, इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे और परमदेव चंदेल यहाँ पर हार गए थे। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि परमदेव चंदेल के दो महान सेनानायक थे जो इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे। एक का नाम था आला और एक का नाम था उदल। तो आला और उदल दो महान सेनानायक थे, वो थे परमदेव चंदेल के, जो महोबा के चंदेल वंश के राजा थे। यहाँ पर परमदेव चंदेल हार गए थे, पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध में जीत गए थे। ये हुआ था 1182 में। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध विद्वान सोमदेव किसका दरबारी कवि था? तो यहाँ पर सोमदेव के बारे में बात करते हैं। सोमदेव ने राजस्थान का एक बड़ा ग्रंथ है ललित विग्रहराज। तो ललित विग्रहराज जो ग्रंथ है वो यहाँ पर सोमदेव ने लिखा था। सोमदेव जिसके दरबारी थे वो शासक थे विग्रहराज चतुर्थ। तो विग्रहराज चतुर्थ के दरबारी थे सोमदेव। विग्रहराज चतुर्थ चौहानों के बड़े राजा हुए थे। इन्होंने अजमेर में संस्कृत पाठशाला बनाई थी। और इन्होंने एक नाटक लिखा था जिसको हरिकेली, विग्रहराज चतुर्थ ने यहाँ पर संस्कृत पाठशाला बनाई थी और इन्होंने एक नाटक भी लिखा था जिसको हरिकेली के नाम से जानते हैं। ये संस्कृत भाषा का नाटक है और इसकी कुछ पंक्तियां है वो अडायदिन के झोपड़े में लिखी हुई है। अडायदिन का झोपड़ा जो अजमेर में बना हुआ है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसी संस्कृत पाठशाला को तोड़कर, जो विग्रहराज चतुर्थ ने बनवाई थी, इसी को तोड़कर अडायदिन का झोपड़े में इसको बदल दिया था। तो आज भी यहाँ पर हरिकेली की नाटक की कुछ पंक्तियां इस अडायदिन के झोपड़े की दीवारों में आपको मिल जाएगी। अगला यहाँ पर हरिकेली की बात करें तो इसकी कुछ पंक्तियां हैं वो हमारे देश से बाहर ब्रिस्टल, लंदन में ब्रिस्टल, तो ब्रिस्टल स्थान पे भी यहाँ पर हरिकेली नाटक की कुछ पंक्तियां मिलती है। राजा राम मोहन राय की समाधि स्थल पर, RRMR, राजा राम मोहन राय की समाधि स्थल पर भी हरिकेली नाटक की कुछ पंक्तियां वहां पर ब्रिस्टल नामक स्थान लंदन में वहां पर ये मिलती है। इसके अलावा अडायदिन के झोपड़े में इस नाटक की पंक्तियां मिलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विग्रहराज, यहाँ पर चतुर्थ हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पृथ्वीराज चौहान का जन्म स्थान माना जाता है। तो पहली बात तो पृथ्वीराज चौहान का जन्म वो हुआ था गुजरात के अनहिल पाटन में 1166 ईस्वी में हुआ था। अनहिल पाटन में हुआ था। इनके पिता का नाम सोमेश्वर चौहान था, माता का नाम था कर्पूर देवी। इनकी पत्नी का नाम था संयोगिता। तो पृथ्वीराज चौहान की पत्नी का नाम संयोगिता था और एक पत्नी का नाम था इच्छिनी देवी। उनके घोड़े का नाम था नाट्यरंबा। नाट्यरंबा। तो ये पृथ्वीराज चौहान है, इनका जन्म स्थान माना जाता है वो अनिल पाटन गुजरात में इनका जन्म स्थान माना जाता है। इनका जन्म 1166 में हुआ था। ये शासक बने थे उस समय इनकी आयु थी 11 वर्ष, मात्र 11 वर्ष की आयु में शासक बन गए थे। तो इनकी माता थी कर्पूर देवी, वो सरंगसिका थी। सरंगसिका इनकी माता कर्पूर देवी थी। तो ये पृथ्वीराज चौहान है, ये तृतीय है। तो
ये भारत के अंतिम हिंदू शासक मान जाते हैं, भारत का अंतिम हिंदू शासक। तो वो भी पृथ्वीराज चौहान ही था। 1192 में यहाँ पर तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ टेरेन या तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में यहाँ पर मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था, या यूं कहे तो इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान मारे गए थे। और यहाँ पर अंतिम हिंदू शासक की बात करें तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय था। इसके बाद में गोरी ने भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना कर दी थी, मुस्लिम सत्ता। तो 1192 में भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना मोहम्मद गोरी ने की थी। और तराइन का वो दूसरा युद्ध था जिसमें गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। इसी के साथ अंतिम हिंदू शासक की बात करें वो पृथ्वीराज चौहान थर्ड था। यहाँ पर इनका जन्म 1166 में गुजरात के अनिल पाटन में हुआ था। इनके पिता का नाम सोमेश्वर चौहान था, माता का नाम करबोई देवी था, इनके घोड़े का नाम था नाट्यरंबा, और 11 वर्ष के उम्र में शासक बन गए थे। इनका शासनकाल की बात करें तो 1177 से 1192 तक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक पृथ्वीराज चौहान के दरबार में नहीं था? तो यहां पर वागीश्वर की बात की गई, जनार्दन की बात की गई, विश्वरूप की बात की गई, मंडन की बात की गई। तो यहां पर पृथ्वीराज चौहान के दरबार में ये तो था, जनार्दन भी था, विश्वरूप भी था, इसके अलावा जयानक भट्ट भी था, जयानक भट्ट, इसके अलावा चंद्रबरदाई भी था, चंद्रबरदाई ये भी था। तो यहां पर जो नहीं था वो मंडन था। मंडन यहां पर कुंभा की शिल्पी है, मेवाड़ के शासक, मेवाड़ के शासक थे कुंभा, ये कुंभा के प्रमुख शिल्पी है। ये कुंभलगढ़ के शिल्पकार है, कुंभलगढ़, ये इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। और इस किले के जो शिल्पी है वो मंडन है, ये कुंभा के दरबारी है। और कुंभलगढ़ की बात करें तो ये राजसमंद में बना हुआ है, राजसमंद। और इसके चारों ओर जो परकोटा बना हुआ है, कुंभलगढ़ के जो चारों ओर परकोटा बना हुआ है, ये भारत की सबसे बड़ी दीवार मानी जाती है। तो विश्व की सबसे बड़ी दीवार है वो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है। तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, ये विश्व की सबसे बड़ी दीवार मानी जाती है। उसी प्रकार से बात करें भारत की सबसे बड़ी दीवार है वो कुंभलगढ़ का परकोटा है, कुंभलगढ़ का परकोटा, जो लगभग 36 किलोमीटर लंबी है। या इसकी कुल लंबाई की बात करें, एग्जैक्ट लंबाई की बात करें तो 35.8 किलोमीटर है। तो लगभग 36 किलोमीटर ही लंबी है। ये भारत की सबसे बड़ी दीवार है जो कुंभलगढ़ के किले के चारों ओर बनी हुई है। इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था किले की रक्षा के उद्देश्य से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंडन। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रथम एजीजी कौन था? तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा पैट्रिक लॉरेंस, ऑप्शन बी है जॉन लॉरेंस, ऑप्शन सी है मिस्टर लॉकेट, और डी है कर्नल डिक्सन। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा यहाँ पर पहला एजीजी पूछा गया, यहाँ पर प्रथम एजीजी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा मिस्टर लॉकेट। तो अंग्रेजों ने राजस्थान राज्य को कंट्रोल करने के लिए, अंग्रेजों ने राज्यों पर कंट्रोल करने के लिए अपना एक अधिकार छोड़ रखा था, उसका नाम था एजीजी। और एजीजी जिस विभाग के तहत काम करता था वो राजपुताना रेजिडेंसी है, राजपुताना रेजिडेंसी। राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना हुई थी राजस्थान में 1832 में। तो उस समय राजस्थान के जो पहले एजीजी थे वो थे मिस्टर लॉकेट। तो एजीजी का काम यह था कि राज्यों संबंधी जितनी भी गतिविधियां उनकी जानकारी किसको देना? वो देना एजीजी को, गवर्नर जनरल। तो देश का सर्वोच्च अधिकारी ये हुआ करता था, और इसी के अधीन राज्यों में जो सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था वो एजीजी था। तो एजीजी का मुख्यालय यहां पर 1835 में इसका मुख्यालय था, वो एक स्थान पर और दिया गया था, वो था माउंट आबू।
माउंट आबू। तो अजमेर में इसका मुख्य जो मुख्यालय था वो अजमेर में था। देखो यहाँ पर 1832 में अंग्रेजों ने, या यूं बात करें 1832 में भारत का जो गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिंग था। विलियम बेंटिंग भारत का पहला गवर्नर जनरल है। तो इसी विलियम बेंटिंग ने 1832 में राजस्थान राज्य को कंट्रोल करने के लिए राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना की थी, जिसका मुख्यालय रखा गया था अजमेर। और इसी राजपूताना रेजिडेंसी के जो अधिकारी, बड़े अधिकारी थे, वो एजीजी कहलाते थे। और राजस्थान का पहला एजीजी था वो मिस्टर लोकेट था। फिर क्रांति के समय की बात करें तो ये पैट्रिक लॉरेंस हो जाएंगे क्रांति के समय। तो 1835 में इसी एजीसी का मुख्यालय अजमेर से एक जगह वो ट्रांसफर करते हैं, उसका नाम था माउंट आबू। तो दो जगह पे मुख्यालय है, एक अजमेर में, दूसरा माउंट आबू में। अजमेर में मुख्यालय सर्दियों के समय, तो सर्दियों में अंग्रेजों का मुख्यालय था वो अजमेर हो गया था, और गर्मियों में हो गया था माउंट आबू। तो अंग्रेज जो एजीसी अधिकारी था वो गर्मियों के समय यही बैठता था माउंट आबू में। तो देश में क्रांति की शुरुआत हुई थी मई में, 10 मई को क्रांति की शुरुआत देश में हुई थी। उस समय मई में राजस्थान में भयंकर गर्मी पड़ती है। मई जून राजस्थान का सबसे गर्म महीना जून ही माना जाता है। तो यहाँ पर माउंट आबू में उस समय एजीजी यहीं पर थे, और एजीजी क्रांति के समय थे वो पैट्रिक लॉरेंस 1857 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिस्टर लोकेट। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में 1857 क्रांति की शुरुआत कहां से हुई है या हुई थी? तो ऑप्शन मेरठ, नसीराबाद, कोटा या जयपुर। तो यहां पर राजस्थान की बात की गई है। तो यहां से राजस्थान में क्रांति की शुरुआत हुई थी नसीराबाद से। नसीराबाद में हुई थी 28 मई 1857 को। यहां पर जिस बटालियन ने विद्रोह किया था वो थी 15वीं एनआई, और साथ देने वाली बटालियन थी वो 30वीं एनआई थी। तो यहाँ पे विद्रोह में सबसे पहले शामिल होने रियासत थी वो 15वीं एनआई थी। 15वीं एनआई सबसे पहले राजस्थान में क्रांति छेड़ने वाली कोई बटालियन, सैनिक बटालियन थी वो 15वीं एनआई थी। और इसका साथ देने वाली 30 मई को इन्होंने 30वीं एनआई को भी साथ में ले लिया था। तो 15 + 30, यहाँ पर 15वीं और 30वीं एनआई ने नसीराबाद में क्रांति का बिगुल बजाया था। लेकिन सबसे पहले क्रांति में भाग लेने वाली कोई रियासत राजस्थान की थी वो 15वीं एनआई थी। मेरठ की बात करें तो देश में क्रांति की शुरुआत यहां से हुई थी। देश में क्रांति की शुरुआत, और वो हुई थी 10 मई 1857 को। 10 मई 1857 को मेरठ में क्रांति की शुरुआत होती है। और मेरठ से क्रांति का बिगुल बजाने वाली जो बटालियन थी वो थी 20वीं एनआई। 20वीं एनआई के बटालियन के जवानों ने दिल्ली में जाकर बहादुर शाह जफर को क्रांति का नेता घोषित कर दिया था। तो बात करते क्रांति के 1857 क्रांति के समय क्रांति का मुख्य नेता कौन था? तो बहादुर शाह जफर थे। भारत में क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी? मेरठ से हुई थी। तब हुई थी 10 मई 1857 को। और कौन से बटालियन ने क्रांति की शुरुआत की थी? वो 20वीं एनआई है, कोटा। यहां पर राजस्थान में जनविद्रोह हुआ था। जनविद्रोह 15 अक्टूबर 1857 को कोटा में जनविद्रोह की घटना हुई थी। जयपुर है, यहां पर राजा के साथ जनता ने अंग्रेजों का साथ दिया था, वो भी एकमात्र घटना है। यहां पर जनता भी अंग्रेजों का साथ दे रही है। और यहां के राजा थे सवाई राम सिंह। और सवाई राम सिंह को इसी उपलब्धि कारण इनको सितारे हिंद की उपाधि से नवाजा, सितारे हिंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नसीराबाद। यहां से क्रांति की शुरुआत होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमिलित नहीं है? तो यहाँ पर एक तरफ रियासतें दी गई है और एक तरफ यहाँ के जो प्रमुख अधिकारी जैसे पीए, यहाँ पर अंग्रेजों ने पीए छोड़ रखे थे। जैसे देश में सबसे बड़ा अधिकारी गवर्नर जनरल था,
जिसका काम था देश को कंट्रोल करना। देश को कंट्रोल करना जीजी काम हुआ करता था। जीजी ने राज्यों में जो अधिकार छोड़ रखा था वो एजीजी है, जिसको बोलते हैं एजेंट टू गवर्नर जनरल। ये उसी प्रकार से जिस प्रकार से आज राष्ट्रपति है देश में और राज्यों में राज्यपाल है, तो ये राष्ट्रपति से पहले देश का सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था, गवर्नर जनरल ही हुआ करता था। तो यहाँ पर देश का सर्वोच्च अधिकारी जीजी है, राज्यों का सर्वोच्च अधिकारी एजीजी है। तो क्रांति के समय जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग ये क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल है और यही बाद में वाइसरॉय बनेगा। भारत का पहला वाइसरॉय भी यही है और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल पूछे तो भी ये लॉर्ड कैनिंग ही है। तो एजेंट ऑफ गवर्नर जनरल राजस्थान का एजीजी था पैट्रिक लॉरेंस। और इनका मुख्यालय हुआ था वो अजमेर था और अजमेर के साथ साथ माउंट आबू भी था। तो माउंट आबू और अजमेर ये अंग्रेजों के राजस्थान में दो मुख्यालय हुआ करते थे। गर्मियों के समय माउंट आबू में और सर्दियों के समय यहाँ पर एजीजी रहता था, वो अजमेर में रहा करता था। क्रांति के समय एजीजी माउंट आबू में थे क्योंकि राजस्थान में क्रांति की शुरुआत होती है 28 मई को। तो उस समय एजीजी का मुख्यालय पूछे या एजीजी कहां पर था तो माउंट आबू बताना यहाँ पर। तो पैट्रिक लॉरेंस यहाँ पर एजीजी राजस्थान का है। फिर एजीजी के दिन यहाँ पर पीए, इनको बोलते हैं पॉलिटिकल एजेंट। पॉलिटिकल एजेंट ये राज्य में छोड़ रखा था, ये देश में था और ये राज्य की संबंधित रियासतें, तो रियासतों में पीए छोड़ रखे थे अंग्रेजों ने। राजाओं पर नियंत्रण रखने के लिए या राजाओं पर निगरानी रखने के लिए अंग्रेजों ने अपने पीए अधिकारी, इसको पॉलिटिकल एजेंट बोलते हैं, इनको यहाँ पर रियासतों में छोड़ रखा था। तो एक तरफ यहाँ पर रियासत दी गई है और एक तरफ यहाँ पर पीए दी गई है। तो यहाँ पर जयपुर का पीए ईडन सही है, जोधपुर का पीए मैग्मेसन ये भी ठीक है, उदयपुर का है ये सावर्ट्स ये भी ठीक है। कोटा का, यहाँ पर कोटा का मॉरिसन नहीं था, यहाँ पर कोटा का जो पीए था वो बर्टन था, मेजर बर्टन यहाँ के पीए थे। मॉरिसन जहां का पीए था वो भरतपुर है, भरतपुर। क्रांति के समय जयपुर का शासक था वो सवाई राम सिंह है, सवाई राम सिंह सेकंड। जोधपुर का शासक था वो तख्त सिंह है। देखो जोधपुर में एक राजा हुए थे बख्त सिंह, एक थे तख्त सिंह। बख्त सिंह जोधपुर या मारवाड़ का दूसरा पितरन था, वही तख्त सिंह क्रांति के समय जोधपुर के राजा है। उदयपुर की बात करें तो यहाँ का जो पीए था वो सावर्ट्स था, कैप्टन सावर्ट्स, सीएल सावर्ट्स, ये उदयपुर का पीए। कोटा का पीए मॉरिसन नहीं है, तो कोटा का पीए कौन हो जाएगा? बर्टन। तो यहाँ पर असुमिलित है वो यही कोटा है। मॉरिसन थे वो भरतपुर के थे। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में क्रांति की शुरुआत किस सैनिक बटालियन ने की थी? तो 30वीं एनआई। एनआई का मतलब यहाँ पर नेटिव इन्फेंट्री, नेटिव इन्फेंट्री, यहाँ पर एनआई का मतलब यही है। तो यहाँ पर बटालियन दी गई है। कौन सी बटालियन ने राजस्थान में क्रांति की शुरुआत की थी? हम इसके बारे में पिछले वाले क्वेश्चन में बात कर चुके हैं। तो यहाँ पर इसमें क्रांति की शुरुआत करने वाली बटालियन थी वो 15वीं एनआई मैंने बताई थी। 15वीं एनआई, यहाँ पर थोड़ा मिस प्रिंटिंग है, कोई दिक्कत नहीं। 15वीं एनआई यहाँ पर बटालियन हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी या से। तो 15वीं एनआई ने मेरठ में क्रांति की शुरुआत की थी। मेरठ में, सॉरी मेरठ नहीं था, नसीराबाद था, नसीराबाद। मेरठ से क्रांति की शुरुआत करने वाली वो 20वीं एनआई है, ये मेरठ से हो जाएगी। और नसीराबाद में 15वीं एनआई ने क्रांति का बिगुल बजाया था और इसका साथ देने वाली जो बटालियन थी वो 30वीं एनआई है। 2 दिन के बाद में ये 30वीं एनआई भी 15वीं एनआई के साथ इस क्रांति में शामिल हो जाती है। 34वीं एनआई का संबंध, ये 34वीं एनआई बटालियन है, ये इसका संबंध बैरकपुर पश्चिम बंगाल से है। बैरकपुर पश्चिम बंगाल, ये बैरकपुर छावनी वो पश्चिम बंगाल में थी। तो यहाँ पर बैरकपुर में जो बटालियन थी वो 34वीं एनआई है।
इसी बटालियन का सैनिक था मंगल पांडे। तो मंगल पांडे ने यहां पर बैरकपुर में रहते अंग्रेजों का विरोध किया था। यहां पर 29 मार्च 1857 को यहां पर मंगल पांडे ने 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी थी। एक का नाम था बाग और एक का नाम था हुसैन। तो इन दोनों को मौत के घाट उतार दिया था। 29 मार्च की घटना है। ये मंगल पांडे को बाद में अंग्रेज पकड़ते हैं और 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दी जाती है। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी। तो क्रांति के समय पहला शहीद की बात करें तो ये हो जाएगा मंगल पांडे, प्रथम शहीद। और ये हो जाएगी क्रांति की पहली घटना। क्रांति की पहली घटना कब हुई थी? 29 मार्च को। क्रांति की पहली फांसी कब दी गई थी? 8 अप्रैल को। किसको दी गई थी? मंगल पांडे को। यहाँ पर राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 28 मई को। देश में क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 10 मई को। 10 मई को देश में क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी? तो मेरठ से। मेरठ कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। मेरठ में क्रांति की शुरुआत करने वाली बटालियन कौन सी थी? तो वो थी 20वीं नई। राजस्थान में क्रांति की शुरुआत करने वाली बटालियन कौन सी थी? तो वो थी 15वीं नई। 15वीं नई का साथ किस बटालियन दिया था? तो हो जाएगी 30वीं नई। यहाँ पर 34वीं नई का संबंध बैरकपुर छावनी से रहा है और इसी छावनी का सैनिक मंगल पांडे ने विद्रोह किया था, जो क्रांति की पहली घटना है। यहाँ पर 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या की गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की कौन सी एक छावनी में विद्रोह नहीं हुआ था? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है खेरवाड़ा। पहली बात तो छावनी की बात करते हैं। छावनी जहां पर सैनिक रहा करते थे, तो ये छावनियां राजस्थान में थी कुल 6 छावनियां। 6। तो 6 कौन कौन सी थी? इसमें ब्यावर, इसमें खेरवाड़ा, नसीराबाद, एजनपुरा, नीमच और एक थी देवली। यहां पर राजस्थान में क्रांति के समय जो छावनियां थी वो कुल 6 छावनियां थी। तो यहां पर बात करते हैं, यहां पर ये पूछा हुआ कौन सी छावनी में विद्रोह नहीं हुआ था। यहां पर छावनी की बात करें तो देखो, यहां पर ब्यावर में विद्रोह नहीं हुआ था, खेरवाड़ा में विद्रोह नहीं हुआ था, नसीराबाद में 15वीं और 30वीं ने विद्रोह किया था, एरनपुरा में विद्रोह हुआ था, नीमच में हुआ था और देवली में हुआ था। तो कौन सी छावनी है जिस जहां विद्रोह नहीं हो रहा है? तो वो छावनी है, यहाँ पर ऑप्शन दिया खेरवाड़ा। बाकी इन तीनों में विद्रोह हुआ था। खेरवाड़ा पड़ती है उदयपुर में, नसीराबाद अजमेर, ये उस समय की बात है, अजमेर में थी, नीमच है ये मध्य प्रदेश में है। कौन सी छावनी राजस्थान से बाहर थी? वो नीमच है मध्य प्रदेश में। एरनपुरा ये पाली। तो इस प्रकार ये देवली है, ये टोंक में पड़ती थी। नीमच एमपी हो गया, एरनपुरा है ये हो गया पाली, नसीराबाद है ये अजमेर में, खेरवाड़ा उदयपुर में, ब्यावर ये भी अजमेर में। ब्यावर आज एक नया जिला बन चुका है। तो ये राजस्थान में कुल 6 छावनियां थी। तो साथियों आज की क्लास यही समाप्त होती है। हम जल्द मिलेंगे अगली क्लास में कुछ अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर। तो आशा करता हूं कि आज ये जितने भी आपको क्वेश्चन यहाँ पर हल करवाए गए, ये आज आगामी एग्जाम के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। धन्यवाद साथियों।